नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6, मनोविकृतियाँ। दोस्तों, इसमें हमने चिंता संबंधी मनोविकृतियों की शुरुआत की थी, जिसमें हमने सामान्यीकृत विकृत चिंता और विकृत भय को समझा। विकृत भय में 3 प्रकार के भय की बात हुई: विशिष्ट भय, सामाजिक भय और खुली जगह का भय। चिंता संबंधी विकृतियों का तीसरा प्रकार है अनिवार्य विचार दबाव और अनिवार्य क्रिया दबाव, जिसकी हम बात अभी करेंगे। अनिवार्य विचार दबाव और अनिवार्य क्रिया दबाव को ओसीडी से भी पहचाना जाता है। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति असंगत और अतार्किक विचार करता रहता है। व्यक्ति का अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसा जब बार बार हो तब उसे ओसीडी में वर्गीकृत किया जाता है। DSM-5 के अनुसार अनिवार्य विचार दबाव में व्यक्ति बार बार अवास्तविक, असंगत और अर्थहीन विचार करता रहता है। ऐसे विचारों और कल्पना में भी खासकर खुद को कुछ गंभीर बीमारी होना, संक्रामक बीमारी होना, खुद को या अन्य को चोट लगना, खुद को या अन्य को ऊंची जगह से फेंक देना, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में या जातीयता या धार्मिकता से संबंधित विचारों को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें व्यक्ति विचारों को रोक पाता नहीं है, उसका विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह ऐसे विचार करता है मानो उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है या हो जाएगी, या उसको लगता है कि मुझे या मेरे परिवार वालों को चोट लगेगी, या हमें ऊंची जगह से फेंक दिया जाएगा, या उसे लगता है कि मेरा परिवार खतरे में है, हम लोगों की सुरक्षा खतरे में है, या जातीयता या धार्मिकता से संबंधित विचार वह करता ही रहता है, जिसकी कोई वजह नहीं होती, जिसके पीछे के कोई कारण वह जानता नहीं है, फिर भी ये विचार चलते ही रहते हैं, उसको वह नियंत्रित कर पाता नहीं है। व्यक्ति खुद भी ये जानता है कि ऐसे विचार अयोग्य है, किंतु वह अपने आप को रोक पाता नहीं है। तब इसे अनिवार्य विचार दबाव की विकृति कहा जाता है। उसके जैसी ही दूसरी विकृति है अनिवार्य क्रिया दबाव। जैसे इसमें विचार चलते हैं जिस पर नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार कोई क्रिया व्यक्ति बार बार करता रहता है जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। अनिवार्य क्रिया दबाव में कोई एक विशिष्ट प्रकार का कार्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के तार्किक कारण के बिना करता रहता है। यानी कि ऐसा कार्य या ऐसी क्रिया करने के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं होता, फिर भी व्यक्ति उसे किए बिना नहीं रह पाता। किस प्रकार के कार्य करता है व्यक्ति? तो हाथ या शरीर के निश्चित अंग को बार बार धोना, घर का ताला ठीक लगाया है कि नहीं चेक करना, लाइट, पंखा या नल बार बार चेक करना, बार बार गिनती करना, एक ही क्रिया का बार बार पुनरावर्तन करना या किसी भी चीज को बार बार ठीक करना। ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो DSM-5 में अनिवार्य क्रिया दबाव के नाम से शामिल की गई हैं। व्यक्ति को पता भी नहीं होता और वह अपना कोई अंग बार बार धोता रहता है। क्यों, ये भी उसे पता नहीं होता। अगर बाहर गांव जा रहे हैं और घर को ताला लगाया है तो बार बार वह ताला चेक करता है। बाहर जाने से पहले वह लाइट, पंखा और नल को बार बार चेक करता है। बार बार तरह तरह की गिनती करता रहता है, या कोई भी क्रिया वो एक से अधिक बार बिना वजह किया करता है। इसमें व्यक्ति क्रिया की अतार्किकता को जानता है, जानते हुए भी वह अपने आप को रोक पाता नहीं है, उसका अपना नियंत्रण नहीं होता और इसीलिए इसे अनिवार्य क्रिया दबाव की विकृति कहा जाता है। यहाँ चिंता संबंधी मनोविकृतियाँ पूर्ण होती है। मनोविकृतियों का दूसरा प्रकार है मनोदशा की विकृतियाँ, मूड डिसऑर्डर। सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति संवेग का अनुभव करता है। भावना एवं संवेग वह मानसिक जगत के सामान्य रूप है। हम हर एक परिस्थिति में
भावना और संवेग का एक जैसा अनुभव नहीं करते। डरने की जब परिस्थिति होती है तो प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे डर का अनुभव नहीं करता। किसी को कम लगता है तो किसी को ज़्यादा लगता है। क्रोध की बात करें तो किसी को छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है तो किसी को छोटी बात में क्रोध आता नहीं है। बहुत बड़ी घटना हो जाए तभी वह क्रोध करता है। इस प्रकार भावना और संवेग में हम एक जैसा अनुभव नहीं करते। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसकी मात्रा में भी परिवर्तन आता रहता है। मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और बस की भीड़ में आपको धक्का लगता है, उस वक्त आपको क्रोध आता है। दूसरी बात कहें तो किसी व्यक्ति ने आपको सार्वजनिक जगह में अपमानजनक शब्द बोलते समय आपको धक्का लगा। अब देखिए, बस में लगने वाला धक्का और अपमानजनक शब्द सुनने से लगने वाला धक्का, इन दोनों परिस्थितियों में अनुभव होने वाले क्रोध के संवेग की तीव्रता में अंतर होता है। बस में लगने वाले धक्के को हम सोच भी सकते हैं कि चलो भीड़ है, धक्का लग गया, जाने दो, क्रोध कम होता है, शांत भी हो जाता है। किंतु सार्वजनिक स्थल पर कोई अगर हमारा अपमान करता है तो उस चीज को हम कभी भी भूल सकते नहीं हैं और क्रोध की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार की भावना और संवेग जब व्यक्ति के नियंत्रण में न हो और व्यक्ति अपने जीवन के साथ समायोजन स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है तो इसे मनोदशा की विकृतियां कहते हैं, यानी कि संवेगों पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहना। और ऐसा व्यक्ति खुद के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि वह अकारण बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकता है और उसके परिणाम समाज को भी और व्यक्ति को भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपने संवेगों पर उचित नियंत्रण न कर पाए और उसके वश हो जाए, ऐसा व्यक्ति मनोदशा की विकृति से ग्रसित है, ऐसा हम कह सकते हैं। DSM-5 में मनोदशा की विकृति को द्विध्रुवीय और उदासीनता की विकृति के शीर्षक के रूप में समझाया गया है। उसमें से हम 2 मनोविकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली तो एक ध्रुवीय मनोविकृति और दूसरी द्विध्रुवीय मनोविकृति। एक ध्रुवीय मनोविकृति को उदासीनता की विकृति या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता होगा एक ध्रुवीय मनोविकृति में, यानी कि उदासीनता की विकृति में? उसके लक्षण क्या है? तो उसके लक्षणों की बात करते हैं। व्यक्ति को भूख, नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताओं का अनुभव कम होने लगता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को भूख लगी है, नींद आई है, उसका पता ही नहीं चलता। कभी वह भूख की या नींद की कोई फरियाद नहीं करता है। व्यक्ति का वजन 3 महीने में 10 किलो घट जाता है, किसी भी प्रकार की दवाई या ज़्यादा शारीरिक कसरत किए बिना ही, यानी कि वजन कम करने के लिए कोई प्रयास किए बिना ही 3 महीने में 10 किलो जितना वजन उसका कम हो जाता है। व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, नींद में बार बार जाग जाता है। अभिरुचि में कमी हो जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु में उसका मन नहीं लगता, किसी चीज़ में उसे खुशी नहीं मिलती है। खुशी का अनुभव कम होता जाता है। अपने आप के लिए हीनता का अनुभव होता है, यानी व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है। उसे लगता है मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और साथ साथ व्यक्ति को आत्महत्या के विचार भी आते हैं, या कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास भी कर लेता है। ऐसे लक्षण अगर व्यक्ति के जीवन में 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए देखने को मिले तो व्यक्ति को एक ध्रुवीय यानी कि उदासीनता की मनोविकृति है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरी है द्विध्रुवीय मनोविकृति, बाइपोलर डिसऑर्डर। एक ध्रुवीय मनोविकृति में व्यक्ति सिर्फ उदासीनता का ही अनुभव करता है, जबकि द्विध्रुवीय मनोविकृति में व्यक्ति कभी उदासीनता का तो कभी उन्माद का अनुभव करता है। यानी कि द्विध्रुवीय मनोविकृति में दोनों प्रकार के संवेगों की उपस्थिति रोगी में दिखाई देती है।
इस मनोविकृति में शुरुआत में मंद रूप से उन्माद की घटनाओं का अनुभव व्यक्ति करता है, ऐसा देखने को मिलता है। इस विकृति वाले व्यक्ति में चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति का स्वभाव एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, किंतु उसके स्वभाव के परिवर्तन के कारण उसकी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में अवरोध पैदा नहीं होता और उसको अस्पताल में भी दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। किंतु उन्माद की मात्रा बढ़ जाए तो व्यक्ति बिना कारण ज्यादा प्रसन्न अवस्था में दिखाई देता है। जब वह उन्माद से गिर जाता है तो कोई कारण न होने पर भी वह बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। उससे पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों आज इतना खुश दिखाई देते हो, तो उसका कारण भी उसे पता नहीं होता है। तो जैसे जैसे उन्माद की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे बिना कारण ज्यादा प्रसन्न रहने की अवस्था देखने को मिलती है। यही नहीं, पहले जैसी नींद के प्रमाण में भी निश्चित रूप से कमी दिखाई देती है, यानी कि व्यक्ति की नींद कम हो जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम है, यानी कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकता है, यानी कि उसमें अति स्वक्षमता का भाव पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। उन्माद और विषाद दोनों के लक्षण समयांतर पर देखने को मिले तो उसे द्विध्रुवीय मनोविकृति कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति में कभी कभी उन्माद दिखाई देता है, यानी कि अति क्रियाशीलता और सर्वरूप से वह सक्षम है ऐसा, तो कभी कभी विषाद में वह गिर जाता है तो उसे लगता है कि मैं निरर्थक हूँ, मेरा जीवन निरर्थक है। ऐसी दोनों प्रकार की मनोविकृति होती है तो उसे द्विध्रुवीय मनोविकृति कहते हैं। तो मनोदशा की विकृति की बात की, जिसमें एक ध्रुवीय मनोविकृति जिसमें उदासीनता होती है और द्विध्रुवीय मनोविकृति जिसमें कभी व्यक्ति उदासीनता का तो कभी उन्माद का अनुभव करता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।